हम क्या बोल रहे हैं, अभी जो हमको ब्रीड ऑफ काऊ और बफेलो पढ़ना है, बॉस इंडिकस हो गया काऊ का वैज्ञानिक नाम, बफेलो का हो गया बुबेलस बुबेलिस। हाँ, इसके 3 टाइप के ब्रीड्स हो सकते हैं, प्रजाति हो सकते हैं। पहला प्रजाति जो खूब दूध देती है, हाँ, लेकिन वो आपका रोग के लिए काफी ससेप्टेबल होती है, उसे रोग होने का चांस काफी होता है। सामान्यतः ऐसी प्रजातियां जो है हमारे यहाँ, अपने देश में भी कुछ है लेकिन विदेशों में ज्यादा है ऐसी। दूसरा है ड्रॉट ब्रीड। ड्रॉट ब्रीड जो है उस आपका गाय या भैंस की प्रजाति को कहते हैं, जो ताकतवर होता है, वर्क के लिए यूज किया जाता है, दूध के लिए यूज नहीं करते। ठीक है, उसमें हम लगता है कि थोड़ा सा उल्टा कर दिए थे। ड्रॉट ब्रीड में क्या हो जाएगा, वैसी प्रजातियां जो काम के लिए यूज की जाती हैं, क्योंकि उनका दूध का उत्पादन जो होता है काफी कम करती हैं वो, इसलिए उनको हम अपने कामों के लिए लगाते हैं, जैसे गाड़ी खींचने के लिए, या फिर सिंचाई के लिए, या फिर जो है ना खेतों को जोतने के लिए, या फिर कोई अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद है जनरल यूटिलिटी ब्रीड। जनरल यूटिलिटी ब्रीड जो होता है, ये दोनों का मिला जुला रूप होता है वो, जिसमें दूध जो है ना बहुत ज्यादा तो नहीं आता लेकिन बहुत कम भी नहीं आता, मॉडरेट मिल्क प्रोडक्शन होता है, और डिजीज रेजिस्टेंस भी होता है, ये इसमें डिजीज समानता नहीं होता है। अब हम बात करते हैं पहले गाय का, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा दूध जो है ना भैंस से आता है, और आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो है ना जानवर रखने वाला देश है। मतलब सबसे ज्यादा पशुओं की अगर संख्या कहीं है विश्व में तो भारत में है। और तो और मिल्क प्रोडक्शन में भी हम 1 नंबर पे आ चुके हैं। इसके लिए 2-3 जो है ना, पहले भी आपको बताए थे, 2-3 जो है ना प्रोग्राम चलाया गया। एक ऑपरेशन फ्लड चलाया गया मिल्क प्रोडक्शन के लिए, और एक व्हाइट रिवॉल्यूशन जो था वो चलाया गया था। इसमें भी कुरियन का बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए उन्हें भारत में हम व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक कहते हैं, फादर कहते हैं, फाउंडर कहते हैं। ये जो आपका मिल्क ब्रीड है जो काफी ज्यादा दूध देती है, ये आपका कई कई आपको ग्रुप में हम बांट सकते हैं, कई जगह जो है ना इसको हम रख सकते हैं। जैसे भारत में कहें, कुछ भारतीय हैं और कुछ विदेशी हैं। भारत में अगर हम बात करते हैं तो गिर है, सहीवाल है, रेड सिंधी है, हाँ दियोनी है, ये सब जो है ना आपका काफी बढ़िया दूध देने वाला गाय है। इसको मिल्क ब्रीड में भी रखते हैं, लेकिन चूंकि विदेशी के तुलना में इसमें कम आता है, तो हम लोग फिजिशियन को, या आपका एक बहुत नामी है जो हम लोग सामान्य रूप से पालन करते हैं, जर्सी है ना, जर्सी है, फ्रिजिशियन है, ये सबको जो है ना हम लोग ज्यादा अच्छा मानते हैं। इससे मतलब मिल्क ब्रीड का पूरा इस मिल्क ब्रीड में उसको रखते हैं। लेकिन गिर जो है वो भी बहुत अच्छा दूध देने वाला जो है ना गाय है, काफी मात्रा में दूध देता है, तो उसको भी मिल्क ब्रीड में हम रख सकते हैं। ड्रॉट ब्रीड में सामान्यतः जो है ना उन गायों को रखा जाता है, या उन चूंकि गाय का बात कर रहे हैं हम, जो आपका खेत वगैरह में यूज किया जाता है। जैसे नगेरी है, नगेरी जो है ना मालवी है, इसके बैल जो है ना काफी बढ़िया होते हैं, इसके जो मेल होते हैं काफी बढ़िया होते हैं, और उनका यूज आप आराम से खेती करने के लिए, सामानों को ढोने के लिए, या फिर जो है ना आपका क्या बोलते हैं पटवन के लिए, रेहड़ चलाने में, ये सब में आप कर सकते हो। तो ये आपके देश के 2-4 है, एक होलिकर है, एक आपका किलेरी है, एक आपको अभी बताए हम नगेरी है, मालवी है, ये सब के जो है ना बैल काफी अच्छे किस्म के होते हैं। प्लस लोग इसका यूज मीट वगैरह के लिए भी करते हैं। जो लोग जो है ना इसका पैकिंग करते हैं, खाते हैं, यूरोप में खास करके ड्रॉट ब्रीड का यूज जो है ना मीट में भी लोग करते हैं। अब अगर हम जनरल यूटिलिटी का बात करें तो ऑन्जेल है। ऑन्जेल जो है ना एक बढ़िया बैल है, उसके गाय जो है ना सामान्य रूप से 3 किलो तक दूध देती है एक टाइम में, 3, 3.5, 4 किलो तक दूध देती है। मतलब 4-5 किलो दोनों टाइम मिला के 6 से 8 किलो हो जाता है दूध। तो ऑन्जेल के बैल जो है ना काफी मजबूत माने जाते हैं, तो दोनों में यूज होता है। जनरल यूटिलिटी वाला जो है ना दोनों में यूज होता है, क्योंकि वो आपका बढ़िया उसका बैल भी होता है। कैंकरेज है, फिर आपका थार पार्कर है, ये सब जो है ना इसके बैल काफी ऊंचे, थार पार्कर का बैल काफी ऊंचा होता है।
हाँ, और काफी तेज चलता है। तो खैर ये आपको जो है ना जनरल यूटिलिटी वाले हो गए। और ड्रॉट ब्रीड तो आप समझ ही गए, छोटा होंगे, उसके समानता साइज जो है ना छोटा होगा, दूध काफी कम होगा, लेकिन मीट वगैरह उससे मिलेगा, ताकत वगैरह ताकतवर काम उससे कराए जा सकते हैं। और ये जो मिल्क ब्रीड वाले होते हैं थोड़ा कमजोर होते हैं। कमजोर किस मामले में कि दूध का उत्पादन ज्यादा देते हैं, अतः उसमें जो है ना उनसे काम अगर आप लेंगे तो काम करने में वो सक्षम नहीं होते हैं। इसमें आपको भारत क्या बता दिए, भारत में कौन है, गिर है, साहिवाल है, रेड सिंधी है, दियोनी है। और देखो सब कहां कहां पाया जाता है। गिर जैसा कि आप नाम जानते होंगे गुजरात के इलाका है, राजस्थान और गुजरात का वो जो ना बॉर्डर का इलाका है, क्योंकि उसी क्षेत्र में ये ज्यादा पाए जाते थे या वहां से ही उत्पत्ति इनकी मानी जाती है, इसलिए इनका इनका नाम गिर पड़ा। तो गिर जो है ना कहाँ पाया जाता है, गुजरात और राजस्थान में मुख्य रूप से। और इतना बढ़िया वैरायटी है कि ये आपका ज्यादा तापमान भी सह सकता है, टेम्परेचर भी सह सकता है, और विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छी दूध देने वाली गाय है। इसके दूध का जो क्वालिटी होता है काफी अच्छा माना जाता है, और इसीलिए इसका जो दूध होता है सामान्य गाय की तुलना में, जर्सी या फ्रीजिशियन की तुलना में ज्यादा दाम में बिकता है। नेक्स्ट जो है आपका साहिवाल जिसको बोल रहे थे, ये पंजाब हरियाणा का क्षेत्र में पाया जाने वाला है, या उत्तर प्रदेश में भी होता है, ये पश्चिमी क्षेत्रों में। साहिवाल जो है ना उसका भी मिल्क यील्डिंग ज्यादा अच्छा है, मतलब काफी अच्छा है। लेकिन गिर जो है ना वो आपका सूखे क्षेत्रों में पाई जाती है और काफी एडवर्स कंडीशन को भी आराम से सह लेती है, उसका दूध को ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेड सिंधी का, तो रेड सिंधी जो है ना मुख्यतः आपके देश में दक्षिणी भारत की तरफ पाया जाता है, जैसे आंध्र प्रदेश है। हाँ, दियोनी का भी यही स्थिति है। दियोनी भी जो है ना मुख्यतः आपका भारत के जो है ना दक्षिणी राज्यों में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में जो है ना प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो फिर से हम बोल दे रहे हैं, गिर जो है ना आपका मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में, ठीक है। साहिवाल जो आपको बोले जो कि बहुत बढ़िया मिल्क यील्डिंग है, बिहार के में भी काफी बढ़िया रूप में वो आपका दूध दे सकती है, वो पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताएं, दियोनी है या रेड सिंधी है, ये दोनों के दोनों जो है ना आपका दक्षिणी भारत में, मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में। अब आते हैं मिल्क, ये हो गया भारतीय कुछ ब्रीड जो आपका प्रमुख है दूध देने में, ऐसा नहीं कि और नहीं है, लेकिन ये चार जो है ना आप प्रमुख रखिएगा। तब हम तीन तो जरूर दिमाग में रखिएगा, गिर, साहिवाल, और एक और आपको जो बता रहे थे जिसका नाम था रेड सिंधी, ठीक है, रेड सिंधी। ये तीन जो है ना वो गाय का सबसे अच्छा दूध देने वाला भारतीय प्रजाति है। लेकिन अगर विदेशी प्रजाति का बात करें हम, जो विदेश से मंगाए गए हैं, तो विदेश से आपका फ्रीजिशियन है, ठीक है, जर्सी है। और अभी क्या किया जा रहा है कि जो भारतीय प्रजाति है और जो विदेशी प्रजाति है, जैसे कि आपका फ्रीजिशियन है, उसको मिला दिया जा रहा है गिर के साथ, साहिवाल के साथ, और नई प्रजातियां बनाई जा रही है, मतलब कि मिक्स्ड प्रजाति बनाई जा रही है। उसकी खासियत क्या होगी कि वो भारत के एडवर्स कंडीशन में भी आराम से रह लेगी, और दूध यील्डिंग भी, मतलब मिल्क यील्डिंग भी उसका काफी अच्छा रहेगा, क्वालिटी भी काफी अच्छा रहेगा। तो उससे कई बनाया गया, जैसे फ्रीजिशियन साहिवाल बनाया गया है, या करन स्विस बनाया गया है। आपके भारत में जो है ना एक बहुत बढ़िया दोगला जिसको गाय बोलते हैं हम, है ना, मिक्स्ड वेराइटी कहते हैं, बनाया गया करन स्विस का, काफी अच्छी प्रजाति है वो आपका गाय का। इस तरह से हम लोग मिला मिला के बनाते हैं। हॉलिस्टियन फ्रीजिशियन है। अगर सबसे अच्छी प्रजाति मानी जाए दूध देने वाले में, तो उसमें एक नाम आता है हॉलिस्टीन फ्रीजिशियन। उतना दूध आपका कोई और गाय नहीं दे पाती है जितना कि होल्स्टीन फ्रीजिशियन देती है, प्लस उसका क्वालिटी भी बढ़िया होता है। लेकिन भारतीय हमारे गिर के तुलना में वो सब काफी कम देती है। क्वालिटी वाले दूध का बात कर रहे हैं, हाँ, क्वालिटी, क्वांटिटी का बात नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी में हमारा गिर जो है ना उसका दूध काफी अच्छा माना जाता है, बच्चों के लिए काफी जो है ना बढ़िया उसका पोषक गुण माना जाता है, और इसीलिए उसकी जो आपकी दूध है उसका दाम ज्यादा होता है। अगर हम ड्रॉट वैरायटी का बात करें तो आपको बता दिए, ड्रॉट में हम नगेरी को लगा सकते हैं, मालवी को रख सकते हैं, या हॉलिकर को रखते हैं, या फिर किलेरी को रखते हैं। इसकी जो गाय भैंसे हैं, गाय हैं, वो आपकी पाली जाती है मुख्यतः सामान ढोने के लिए, या फिर जो है ना मीट वगैरह के लिए। और जनरल यूटिलिटी वाली जो कि दोनों में की जाती है, मॉडरेट मिल्क होता है,
ये आपका हमारे देश में 2-4 है। ऑन्जेल जो है ना वो भी है, लेकिन ऑन्जेल का बैल भी जो है ना काफी मजबूत होता है, तो दूध भी दे देती है काम भर ग्रामीण इलाका में, और आराम से रह भी पाती है। प्लस जो है ना आपका आराम से उसको हम कर भी सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो बोल सकते हैं। क्या बोल रहे थे? भैंस में भी इसी तरह से प्रजातियां हो जाएंगी, ठीक है। उसमें से कुछ एक आपके भारत में 5 प्रजातियां जो है ना काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन सबका नाम यहाँ आपको जानना नहीं है। 2-3 जो है ना प्रमुख है जिसको आप जान लो। एक जो भैंस की प्रजाति है, जो भैंस के दूध उत्पादन को काफी गुना बढ़ा दी, और उसका नाम है मुर्रा। मेनली हरियाणा का क्षेत्र का ये भैंस है, और इसका जो चमड़ा होता है वो लटका लटका जैसा होता है। पकड़ोगे तो लगेगा कि उसका चमड़ा जो है छूट जाएगा, निकल जाएगा शरीर से, ऐसा है ना। उसको खींचने पर खिंचा सकता है, मतलब लूज होता है अटैच्ड बॉडी के साथ। और इसका दूध कैपेसिटी काफी ज्यादा होता है। इसको हम जो है ना भैंस का कामधेनु मानते हैं। इसी तरह से गिर जो बताए थे आपको, उसको गाय का कामधेनु माना जाता है, गाय के प्रजाति का कामधेनु माना जाता है। फ्रिजिशियन को और गिर को मिला दिया जाए तब तो कहना ही नहीं है दोनों का। तो खैर हम आपको बता रहे थे कि इसको कामधेनु माना जाता है भैंस का। किसको? आपको मुर्रा को। मुर्रा जो होता है काफी अच्छी प्रजाति की भैंस मानी जाती है। और एक और है मेहसाना। मेहसाना जो है ना गुजरात के क्षेत्रों में समानता है, और उसका रेट भी काफी ज्यादा होता है। 3.5-4 लाख रुपया तो कम से कम है। ऐसी ऐसी भैंसें हैं जिनकी दाम आपका काफी ज्यादा है। और ये गाय से भी काफी ज्यादा महंगी बिकती हैं, क्योंकि इनका जो मिल्क प्रोडक्शन जो होता है कैपेसिटी काफी अच्छा होता है। और ये ड्रॉट कंडीशन में, मतलब वैसे कंडीशन में जहां गाय नहीं रह सकती हैं, वैसे कंडीशन में भी ये आराम से रह लेती हैं। तो गाय भैंस का 2 प्रजाति कम से कम दिमाग में रखना है। ऐसे 5 प्रजातियां, लेकिन 2 तो दिमाग में जरूर रखिए आपके लेवल में। पहला मुर्रा, और दूसरा जो आपको बता रहे थे मेहसाना। मुर्रा और मेहसाना, ये दोनों प्रजातियां जो है ना काफी अच्छी भैंस की प्रजाति हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते। हो गया प्रजाति हमारे पास, है ना। कौन कौन बताया? मुर्रा, मेहसाना, सुरती, कालीबाड़ी, ऐसे करके जो है ना 5-6 है, लेकिन कम से कम 2-3 तो एकदम दिमाग में रखना है। मुर्रा को रखो, मेहसाना को रखो, और एक सुरती भी रख सकते हो। सुरती भी जो है ना कॉमन प्रजातियां हैं, उसको भी आप रख सकते हैं। तो ये 2-3 प्रजातियां रखो। देखो फिर आया नहीं है कि गाय भैंस की जो है ना ये आपका जो हम प्रजाति का नाम बताएं इतना ही प्रजातियां हैं हमारे यहाँ। हम ये कॉमन प्रजातियों का नाम बताएं जो अच्छी प्रजातियां हैं। जैसे मुर्रा के बारे में जो बता रहे थे, मुर्रा का नाम हम बार बार क्यों ले रहे हैं? वो साल भर में, मतलब एक भैंस जो है बच्चा देती है, बच्चा देने के बाद औसत दूध देती है या गाय। तो साल भर में मुर्रा जो है ना करीब करीब 1800 से 2500 लीटर दूध देती है। आप औसत जोड़ लीजिए उसको, ठीक है। 1800 से 2500, मतलब एक दिन में औसतन 25 लीटर से 40 लीटर तक दूध देती है। कौन? मुर्रा। इसलिए उसको इतना बढ़िया हम बार बार बोल रहे थे। मुर्रा था, मेहसाना था ना, सुरती भी आपका जो है ना ठीक है, लेकिन ये आपका जो है ना मेहसाना और मुर्रा खास करके काफी अच्छा वैरायटी है। सुरती का नाम इसलिए ज्यादा बढ़िया से आता है, माने लिया जाता है कि सुरती में वसा ज्यादा होता है, फैट काफी ज्यादा होता है, गाढ़ा होता है उसका दूध, है ना। तो क्रीम वगैरह काफी निकाला जा सकता है, घी उससे खूब निकल सकता है, ठीक है। आपको बताए थे हम कि मेहसाना वाला कहाँ है, तो वो आपका गुजरात के इलाका में, बड़ौदा वगैरह जो है ना उस इलाका में है। और इसके बारे में, मुर्रा के बारे में आपको बताए थे हरियाणा पंजाब का इलाका में, दिल्ली वगैरह के इलाका में, ठीक है। तो बिहार में ज्यादा लोग जो है ना मुर्रा को पालना ज्यादा आसान समझते हैं। मेहसाना थोड़ा लंबा भैंस होती है, अब मुर्रा छोटा होती है लेकिन बड़ा उसका साइज होता है, और वो मुलायम चमड़ा वाली होती है। अब हम आगे बढ़ रहे थे, हम आपको पढ़ा क्या रहे थे? लाइव स्टॉक देख रहे थे। लाइव स्टॉक में जो है ना 2-3 लाइव स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसको देखें। अभी जो है ना ऊंट का बात भी थोड़ा सा कर लेते हैं, ऊंट और गधा का बात भी कर लेते हैं। ऊंट का दूध जो है ना अभी वर्तमान में माना यह जा रहा है कि उसको खाने से हमारा इम्यून सिस्टम ज्यादा बढ़िया हो रहा है, तो उसके दूध को भी जो है ना अब राष्ट्रीय स्तर पर डेयरी में चलाने का बात हो रहा है। और गधा का भी दूध, गधा का दूध जो होता है वो भी काफी महंगा बिकता है, क्योंकि उससे भी इम्यूनिटी आता है। आप बोलोगे सर किस प्रजाति को हम सबसे अच्छा प्रजाति माने? हाँ, जैसे ग्रामीण इलाका में हम रहते हैं तो किस प्रजाति को सबसे अच्छा प्रजाति माने? जो ज्यादा दूध देती है उसको, या जो जो आपका बढ़िया से रहना चाहे उसको? तो देखो हम बार बार कहते हैं, अभी भी ग्रामीण इलाकों में हम देखते हैं कि लोग जर्सी को खरीद के ले आते हैं,
और जर्सी जो है उसको पालने का औसत तापमान जो होता है 20 से 22 डिग्री तक रहना चाहिए। उससे ज्यादा अगर होने लगता है तो उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, उसका ब्रीडिंग जो कैपेसिटी होता है, मतलब बच्चा देने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। इसलिए अधिकांश लोग जो आपका जर्सी वगैरह खरीदते हैं उनका गाय जो है ना वो फिर आगे बच्चा देने में उसको असमर्थ महसूस करती है, क्योंकि हमारे तरफ का जो औसत तापमान है 30-35 डिग्री से ऊपर होता है, तो 10-15 डिग्री उसको तापमान ज्यादा लगता है, इसलिए जो है ना यहाँ जर्सी को रहने में थोड़ा ज्यादा दिक्कत है। फ्रिजिशियन जो है आपका उसको आराम से रखा जा सकता है, क्योंकि वो जो है ना टेम्परेचर वेरिएशन को थोड़ा सहती ज्यादा है, तो फ्रिजिशियन जर्सी के तुलना में ज्यादा बढ़िया वेराइटी है। लेकिन अगर गिर का वेराइटी मिल जाए या गिर और फ्रिजिशियन दोनों को मिला के मिल जाए या करन स्विस मिल जाए तो बहुत बढ़िया प्रजाति है। और भैंस में सबसे बढ़िया आपका मुर्रा है, उसको रखिए, दूध काफी देगी, थोड़ा दूध जो है ना बसा भी काम भर रहेगा। लेकिन अगर केवल हमको जो है ना मलाई निकालना है, क्रीम निकालना है, तब तो सबसे अच्छा वेराइटी आपके लिए सुरती है। मेहसाना थोड़ा सा जो है ना हमारे इलाका में भी मेहसाना बड़ी प्रेम से रहती है, उसका बॉडी चिकना होता है, लंबा होता है, तो मेहसाना को भी आराम से पाल सकते हैं। और मेहसाना का दूध कैपेसिटी जो है ना थोड़ा सा कम होता है मुर्रा से, लेकिन करीब करीब जो है ना मिला जुला के उतना ही देता है। कुछ मुर्रा में तो ऐसी वेराइटियां हैं मेहसाना में भी और मुर्रा में भी जो 40 लीटर तक दूध एक दिन में दे देती है औसतन। ठीक है, आप समझ सकते हैं कितना दूध देती है वो। उनका दूध इतना ज्यादा होता है कि दूहने के लिए मशीन लगाना पड़ता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स में। ठीक है, तो नया चीज आता है ब्रीडिंग ऑफ ह्यूमन सुपरविजन। तो मनुष्य के सुपरविजन में जो रिप्रोडक्शन करवाया जाता है जानवरों को, इसी को कहते हैं ब्रीडिंग। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि अच्छे किस्म के अच्छे प्रजातियों के जानवरों को तैयार किया जा सके, जिनका प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, जिनका डिजीज से फाइट करने का कैपेसिटी ज्यादा हो, और जो एकोमोडेट कर सके, जो आराम से किसी भी वातावरण में अनुकूलित हो सके, ऐसे प्रजातियों को तैयार किया जाता है ब्रीडिंग के द्वारा। ब्रीडिंग किसी का भी हो सकता है, इसलिए हम एनिमल्स लिखे हैं, लाइव स्टॉक भी लिखे हैं। वो मुर्गा मुर्गी का भी अगर हम करेंगे तो भी ब्रीडिंग में ही आएगा। तो रिप्रोडक्शन को हम यहाँ पर कम से कम दो तरह का तो कर ही सकते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब उसको प्राकृतिक रूप से छोड़ दिया जाए, मनुष्य के द्वारा ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया जाए, हाँ लेकिन उसके देख रेख में हो, तो ये हो जाएगा ब्रीडिंग उसके लिए, है ना। तो रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है किसी ऑर्गेनिज्म का, वो अगर नेचुरल कंडीशन में हो रहा है, नेचुरल स्थिति में हो रहा है, तो उसको कहते हैं नेचुरल ब्रीडिंग। लेकिन जो मनुष्य के कंट्रोल में होगा उसको कहेंगे आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। एक चीज और है, इसमें आपका ब्रीडिंग को हम दो टाइप में और रख सकते हैं, 2 टाइप्स। एंड पहला है इन ब्रीडिंग और दूसरा है आउट ब्रीडिंग। ऐसे तो आगे आओगे तो आपको क्रॉस ब्रीडिंग वगैरह भी पढ़ना है, लेकिन हम यहाँ पर फिलहाल दो ही ब्रीडिंग करते हैं, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। इसमें क्या करते हैं, ब्रीडिंग तो करो ना यार। हाँ, तो कह रहे थे कि ब्रीडिंग का दो आप पहले बताए हम, नेचुरल मतलब जो आपका नेचुरल कंडीशन में केवल मनुष्य के देखरेख में होगा, लेकिन आर्टिफिशियल में मनुष्य का कुछ जो है ना, मनुष्य का उसमें कुछ क्या होगा, योगदान होगा। जैसे इनोकुलेशन ऑफ सीमेन, है ना, सीमेन जो है ना उसको प्रवेश कराना फीमेल जेनिटल डक्ट में, रिप्रोडक्शन में जो है ना हेल्प करना उसको, तो ये हो जाएगा आर्टिफिशियल में। आर्टिफिशियल में कई तरीके आते हैं, वो अलग से पढ़ेंगे कहीं पे, वो आगे क्लास में ज्यादा है, 12 में ज्यादा है, मेडिकल में ज्यादा है। फिलहाल इन ब्रीडिंग जो है ना और आउट ब्रीडिंग का बात करते हैं। इन ब्रीडिंग क्या है भैया, एक ही ब्रीड के अंदर जो है ना वो आपका क्या करवाना, ब्रीड करवाना, ये हो जाएगा इन ब्रीडिंग। जैसे जर्सी गाय था, गाय थी, अब उस जर्सी गाय के ब्रीड को ही बार बार हम क्या करवाएंगे, वो ब्रीड करवाएंगे आपस में जर्सी को जर्सी से, जर्सी को जर्सी से, या फ्रिजिशियन को फ्रिजिशियन से, तो ये क्या हो जाएगा, इन ब्रीडिंग। इससे फायदा क्या होता है, अगर एक ही पीढ़ी में एक ही जो है ना प्रजाति को लगातार करवाते हैं हम,
ब्रीडिंग आपस में, तो इससे फायदा क्या होता है कि हमको प्योर ब्रीड प्राप्त होता है। तो इन ब्रीडिंग से हमको क्या फायदा है, इससे हमको प्योर ब्रीड प्राप्त होगा। प्योर ब्रीड हमको जो है ना, किसी का भी प्योर चाहिए, मान ली किसी को चाहिए जर्सी का प्योर जर्सी, तो किससे प्राप्त होगा, इन ब्रीडिंग से। और आउट ब्रीडिंग से क्या प्राप्त होगा, क्रॉस ब्रीड, है ना, मिक्स ब्रीड प्राप्त होगा। जर्सी को मिला दिए किसके साथ, गिर के साथ, तो क्या हो जाएगा, जर्सी और गिर दोनों का मिला जुला आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर क्रॉस ब्रीड जो होगा वो प्राप्त होता है आउट ब्रीडिंग से। अब आपके मन में आएगा कि सर इन दोनों में तरीका कौन अच्छा है, आउट ब्रीडिंग की इन ब्रीडिंग। देखो हम फिर से आपको बताते हैं, इन ब्रीडिंग से हम प्योर ब्रीड को प्राप्त कर सकते हैं, शुद्ध वेराइटी को, शुद्ध किस्म के जो है ना किसी कैटल को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये अच्छा नहीं माना जाता है, क्यों, क्योंकि इसको लगातार अगर हम करवाते जाते हैं तो धीरे धीरे प्रोडक्शन जो है ना वो कम होता जाएगा, उसका मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी या उसका जो आपका प्रोडक्ट हम प्राप्त करते हैं वो कम होता जाएगा, क्वालिटी आपका जो है ना में डिटोरिएशन होगा। लेकिन आउट ब्रीडिंग जो है वो काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन इसमें एक समस्या क्या है कि इसमें हमेशा क्रॉस ब्रीड मिलेगा, अलग अलग दोनों ब्रीड का जो है ना नया एक ब्रीड मिल जाएगा, इसमें ये समस्या है। नहीं तो क्रॉस ब्रीड सबसे अच्छा तरीका है किसका, ब्रीडिंग का, किसमें, आपके लाइव स्टॉक्स में। किसी का भी हम क्या करा सकते हैं, लाइव स्टॉक में वो करवा सकते हैं। अब आपको इंसेमिनेशन अभी हम आपको बोले थे कि जो ह्यूमन सुपरविजन में ह्यूमन के द्वारा जो किया जाता है, ब्रीडिंग करवाया जाता है, उसको कहते हैं क्या, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, है ना, ऐसा बताए थे। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग में एक आता है शब्द इंसेमिनेशन। तो जो आपका मेल होता है उसके जेनाइटल प्रोडक्ट को, जो लिक्विड के रूप में आता है, फ्लूइड के रूप में आता है, उसको फीमेल के बॉडी के अंदर डाल देना क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहलाता है। और अगर नेचुरल तरीके से हो तो उसको नेचुरल इंसेमिनेशन कहलाते हैं। अब आपके मन में आएगा कि हम इसे इन ब्रीडिंग से क्या कर सकते हैं, तो सुपीरियर जो है ना कोई ब्रीड प्योर प्राप्त कर सकते हैं। और आउट ब्रीडिंग से क्या कर सकते हैं, मिक्स ब्रीड प्राप्त कर सकते हैं जिसमें एक से ज्यादा ब्रीड के गुण होंगे। तो ये आपका था ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। हमको कुछ जो है ना आपका घर में तैयार करना था, वो चार्ट बनाना था। चार्ट में आपको हम टेबल बनाने के लिए जो बताए थे उसमें बताए थे अलग अलग का, जैसे पौधों का विभिन्न वेराइटियों का नाम लिखना था, ठीक है, और भी कुछ डिजीज उसमें कौन कौन से होते हैं इंपॉर्टेंट शो बताना था। प्लस आपको हम कैटल्स का भी हम दिए थे, कैटल्स में भी यही कर लेना है, काऊ का बढ़िया वेराइटी कौन कौन है, वेराइटी का नाम हम बोल चुके हैं। अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा तो वो आपका जो आपका वीडियो है उसको देख के अपना देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, लेकिन टेबल बना लीजिए, हाँ, अपने नोट्स में उसको कंप्लीट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कुछ जनरल रोग का जो कि आपके कैटल्स में या जो आपके पालतू एनिमल्स हैं उनमें होता है। जैसे वायरस से होने वाले रोग, वायरस से एक रोग है, कॉमन रोग है, फुट एंड माउथ डिजीज। ऐसे तो फुट एंड माउथ डिजीज को माना जाता है कि वो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म में माइकोप्लाज्मा से होता है, लेकिन वायरस का ही मेनली उसमें वायरस का ज्यादा इन्फेक्शन होता है। उसमें पैर जो होता है ना जानवरों का, उसको देखिएगा ना तो फटा हुआ जैसा हो जाएगा और वो पूरा फटने लगेगा, मतलब जैसे पानी लगने के बाद कई बार हम लोगों को भी होता है ऐसा कि पैर की जो उंगलियां है ना वो बीच बीच में फटी हुई जैसी हो जाती हैं, अंदर से मांस दिखाई देता है, खून आता है, ब्लड आता है, दर्द होता है। ऐसा ही जानवरों को हो जाएगा। तो पहचान क्या है कि जानवर लड़खड़ाने लगते हैं और माउथ में जो है ना वहां भी घाव हो जाता है, तो खा नहीं पाते हैं ठीक से, तो इसलिए इसको फुट एंड माउथ डिजीज कहते हैं। ये मुख्यतः कैटल्स में आपका जो है ना जानवरों में होता है, खास करके गाय में ज्यादा होता है, भैंस में भी कुछ होता है। ये गंदे रहने से ज्यादा, जहां पर आपका ये कैटल्स को रखे हैं सफाई की व्यवस्था नहीं है, तो उसमें आपका ज्यादा हो सकता है फुट एंड क्या, माउथ डिजीज। ये किससे होता है, आपका वायरस से होता है सामान्य रूप से। दूसरा है आपका और भी पॉक्स है। पॉक्स, पॉक्स मतलब आप समझते होंगे, जैसे आपको हो जाता है शरीर पर जो है ना, जिसको हम बोलते थे चेचक, दाना दाना जैसा निकल जाता था, पीप जैसा आने लगता था पक पक के, तो चेचक। तो चेचक जो है ना, चेचक है पॉक्स, मतलब यहाँ पर
काउ पॉक्स वगैरह जो है ना, या इसमें भी हो सकता है, भैंस वगैरह में भी हो सकता है, इवन जो हम लोग पालते हैं उसको, मुर्गी वगैरह पालते हैं उसमें भी हो सकता है। तो पॉक्स जो है ना वो आपका वायरस से होता है और काफी खतरनाक डिजीज ये भी माना जाता है। इसमें थोड़ा सा ध्यान यही रखिएगा आप कि जो भी हमारी दवाएं हैं चेचक की, वो बनाई गई थी गाय के चेचक से, है ना। गाय का जो चेचक वायरस है उसका नाम है वैक्सीनिया, है ना। और उसी से जो है ना हमारा काउपॉक्स का जो आपका वायरस था, उसी से हमारा चेचक का जो है ना वो बनाया गया था। क्या? टीका, टीका जो बनाया गया था, हम लोग जो चेचक का टीका भी लेते हैं ना, वो गाय के वायरस से बनाया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। वैक्सीनिया वायरस उसका नाम है, जबकि हम लोगों को जो होता है चेचक, उसका नाम है क्या? वैरियोला वायरस। ध्यान रखना है। तो हम लोग का जो जो चेचक का टीका लगता है वो गाय के चेचक जो जिस वायरस से होता था उससे बनाया गया था या बनाया गया है। और भी है, रेबीज हो सकता है। रेबीज भी वायरस से होता है, आप जानते होंगे रेबीज भी। इसको हम लोग हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। कुत्ता वगैरह में ज्यादा आपको नजर आएगा। रेबीज जो जिससे हो जाता है, जिस जानवर को हो जाता है वो थोड़ा अनकंट्रोल हो जाता है, घूमता चलता है। अगर आदमी को हो जाए तो आदमी जो है ना वो आपका क्या होता है, तड़प तड़प के मर जाता है और पानी से काफी डरता है। तो हाइड्रोफोबिया जो है ना, जिसको एक बार हो जाए सामान्यतः मनुष्य में, उसका मरने का चांस हो जाता है। इसी तरह से ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, एंथ्रेक्स हो सकता है, जो मनुष्य में होने वाले हैं वो भी हो सकते हैं। तो रेबीज जो है ना वायरस से होना है। ठीक है, वो आपका जो पॉक्स बताए वो भी वायरस से होना है। फुट एंड माउथ डिजीज जो बताए वो भी आपका वायरल डिजीज है। लेकिन अगर हम ट्यूबरकुलोसिस का बात करें तो टीबी, टीबी जो है ना जो होता है वो होता है बैक्टीरिया से। एंथ्रेक्स जो है ना वो भी बैक्टीरिया से। फिर इसी तरह से कई है, रिंग वॉर्म जो है ना वो फंजाई से होता है, उसका शरीर पर चमड़ा पर जहां तहां जो है ना वो चकटा बनने लगता है, दांत खाज जिसको बोलते हैं मनुष्य में। और तो और उसके शरीर पर कुछ आपका पारासाइट्स वगैरह आप देखते होंगे, टीक है, टिक वो ढील जिसको बोलते हैं, या आपका लाइस होता है, बॉडी बॉडी लाउस बोलते हैं जिसको, या वर्म हो सकता है पेट में, फ्लूइक हो सकता है। ये सब कुछ जो है ना रोग हैं जो उनको हो सकते हैं। अब इसका रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? समय समय पर चेकअप करना चाहिए, उसको समय समय पर उसके बॉडी को साफ करते रहना चाहिए, और जहां इसको रखते हैं उसके वातावरण को साफ रखना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग का। ठीक है, तो शुरू करें नेक्स्ट पोल्ट्री फार्मिंग। आपका रचना जो आपका पक्षियों को पालतू बनाने के लिए यूज किया जाता है उसको बोलते हैं पोल्ट्री फार्म, है ना। और आवेदन हो गया फॉर्म। ठीक है, अब उसके लिए कैसी व्यवस्था करनी चाहिए? तो जो व्यवस्था हम गाय में बताए थे, कैटल्स में बताए थे, वही यहाँ भी आएगा। भैंस में बताए थे वही यहाँ आएगा। सबसे पहला तो वैसा जगह बनाना चाहिए जहां पर स्पेस खूब हो, स्पेसियस हो। ठीक है, स्पेसियस हो वैसे को हमको लेना चाहिए। और क्या करना चाहिए? हवा का व्यवस्था खूब हो, उसमें प्रॉपर जो है ना सैनिटेशन हो, उसका सफाई का साफ व्यवस्था हो। ठीक है, हवा उसमें एयरेशन का व्यवस्था हो, इसलिए देखना जाली लगाया जाता है, सुरक्षा हो, उसका प्रोटेक्शन हो। और तो और वाटर का उसमें सप्लाई हो बढ़िया, इलेक्ट्रिसिटी हो उसमें। और तो क्या हो उसमें, अच्छे अच्छे वेराइटी के उसमें जो है ना हम रखेंगे, किसको? पक्षियों को रखेंगे। आपके मन में आएगा सर पोल्ट्री फार्म में देखना बल्ब लगा के लगातार जलाया जाता है, क्या रीजन है इसका? पोल्ट्री फार्म में जो बल्ब लगाते हैं हम, उससे क्या होता है, उनका जो प्रजनन क्षमता है या रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी है, सॉरी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी जो है ना वो कम हो जाता है। और रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी कम होने के कारण उनका साइज बढ़ जाता है। और इसीलिए हम बार बार बच्चों को कहते हैं कि अपने लाइफ में जिसमें आप स्टडी के समय में हो या अपने आपके निर्माण के समय में हो, तो प्रेम वाला जो रोग है, वो लड़की लड़का का जो चक्कर चलता है, उससे बचना चाहिए। जितना ज्यादा अपने आप को आप बचा पाओगे, अपने आप को जो है ना वो क्या कर पाओगे, अपने गोल पर या लक्ष्य पे लगा पाओगे, उतना तेजी से आपका विकास होगा, उतना ज्यादा विकास होगा। हम बार बार बच्चों को उदाहरण देते हैं किसका? तारों का, वायर का, कि अगर दो दो अलग अलग वायर को एक साथ मिला दिया जाए तो बिजली ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों वायर को जितना ज्यादा दूरी बना के रखा जाए, बिजली बहुत दूर तक ले जाया जा सकता है, उसको बहुत दूर तक पहुंचाया जा सकता है। तो अपने जीवन में ये जो ना, आप जो भी हो स्टूडेंट्स लाइफ में, कम से कम प्रेम नामक जो ये रोग एक है,
है ना, वो भागने और भगाने वाला जो रोग है, इससे बचना चाहिए। इससे फायदा क्या होने वाला है, आपका ग्रोथ प्रॉपर हो पाएगा, क्योंकि अभी आपका जो समय है ना ग्रोथ का है, प्रॉपर ग्रोथ का है, नहीं तो फिर आप क्या होंगे, इसी तरह से बिखर जाएंगे। तो खैर मुर्गी फार्म में आप देखना, जहां पर मुर्गी फार्म बनाते हैं हम, फार्म नहीं फार्म, हाँ मुर्गी फार्म जहां पर होता है वहां पर आप देखे होंगे लाइट का व्यवस्था पर्याप्त होता है, काफी मात्रा में जो है ना वो बल्ब लगाए हुए होते हैं और जलते रहते हैं। इससे क्या फायदा है, तो बल्ब के जलने से क्या होता है कि उनमें जो हार्मोन है मेलेटोनिन हार्मोन, जो उनके बॉडी में निकलता है, ब्रेन के पास से एक छोटा सा ग्लैंड है उसी से निकलता है, उसका जो है ना उस हार्मोन का सिक्रीशन जो है वो आपका प्रभावित होता है लाइट से। कम बेसी लाइट अगर हो तो उसका जो है ना सिक्रीशन प्रभावित होता है, और वो मेलेटोनिन हार्मोन जो है ना वो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो जितना ज्यादा लाइट निकलेगा उतना उनका रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी कम हो जाएगा, और रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी कम हो जाएगा तो क्या होगा, उनका साइज काफी बढ़ेगा, तो मुर्गा जो है उसका विकास काफी ज्यादा होगा। कई बार हमसे लोग बोलते हैं कि सर वो जो है ना मुर्गा खाना क्या ठीक है क्या, हाँ मुर्गा खाना ठीक है क्या, तो हम बार बार आप लोगों को बोलेंगे कि देखो मीट या मुर्गा खाना हमारे लिहाज से या बायोलॉजी के लिहाज से, हमारे मतलब बायोलॉजी के लिहाज से ठीक नहीं है। हम इसलिए मना करते हैं क्योंकि इसमें एक मुर्गा को औसतन तैयार करने में वो आपका 6 से 7 किलो जो है ना वो आपका दाना लगता है, और 6 से 7 किलो दाना लगाकर, मतलब कि ग्रेन्स को लगाकर अगर हम 1 किलो मुर्गा का वो मीट प्राप्त करते हैं, और उसको जब हम छीलते हैं, उसके वो फेदर को हटाते हैं, उसके विंग्स को काटते हैं, उसके पैर को काट के हटाते हैं, चोंच को हटाते हैं, और जब मीट प्राप्त करते हैं तो मुश्किल से 750 ग्राम आता है। तो सोचो 7 किलो करीब हम ग्रेन्स लगाए और आया कितना, 700 ग्राम। अब उस 700 750 ग्राम जो आपके मीट आया उसमें हड्डियां होती हैं करीब करीब 350 ग्राम से 400 ग्राम, मतलब मुश्किल से आपको मीट 300-350 ग्राम मिल पाता है। कितना में, 7 किलो फूड ग्रेन्स को खर्च करके। तो सोचो 7 किलो फूड ग्रेन्स से कितने लोगों का पेट भरा जा सकता था। कम से कम अगर 7 किलो फूड ग्रेन्स को जोड़ दिया जाए तो कम से कम 12 से 14 व्यक्ति को एक दिन खाना खिलाया जा सकता था। लेकिन वो जो 300 ग्राम आपको मीट मिला वो 7 किलो ग्रेन से, उससे एक व्यक्ति का भी पेट ठीक से नहीं भरेगा। 300 ग्राम जो है ना 24 घंटा खा के नहीं रह सकता है वो, उसको कई और खाना पड़ेगा 2-3 बार। तो इसलिए यहाँ पर जो है ना ग्रेन्स का बर्बादी ज्यादा होता है। तो औद्योगिक रूप में हमको पोल्ट्री का उत्पादन जो है ना वो सही समझ में नहीं आ रहा है। लोग पैसा कमा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर बायोलॉजी के हिसाब से बोले तो हमारा एक देश है, बहुत बड़ा दोस्त है, बगलगिर तो है नहीं, हटके है, लेकिन बहुत बड़ा दोस्त माना जाता है बहुत दिन से, रसिया, रूस। रूस जो है आपका सोवियत रूस जो है, उसकी जो आबादी है ना हमारे भारत के तुलना में आधी है, और वहां पर जो खेती लायक भूमि है वो हमारे भारत के तुलना में दुगनी है, ठीक है। और उसके बावजूद वो क्या करता है, भारत से अनाजों का आयात करता है, मतलब भारत से अनाज मंगवाता है और भारत को जो है ना तेल वगैरह देता है, या फिर आपके जो है ना हथियार वगैरह देता है। मतलब भारत जो है ना जनसंख्या में रसिया का दुगना है, और भोजन उत्पादन के लिए जो जगह है उसमें हाफ है, उसका आधा है। तभी ये क्या करता है, निर्यात करता है। और वो सऊदी अरब जो है ना, वो सॉरी जो रूस है, सोवियत रूस जो है ना वो आयात करता है। रीजन इसका यही माना जाता है कि सोवियत रूस का 90% से ऊपर 90-95% लोग जो है वो मांसाहारी है, और भारत में अभी भी ढेर सारे लोग शाकाहारी हैं। तो शाकाहारी होने के कारण यहाँ फूड ग्रेन्स का उपयोग कम हो पाता है, चूंकि 7 किलो में सोच लो ढेर सारे लोग खा लेंगे, लेकिन अगर मुर्गा का उसको हम तैयार करें मीट तो 300 ग्राम आएगा, सोच लो कितना कम हो जा रहा है। तो इसलिए जो है ना वहां पर फूड ग्रेन्स की मांग ज्यादा है, क्योंकि वो लोग मांसाहारी हैं। वो क्या करते हैं, मांस तैयार करते हैं फूड ग्रेन से, और हम क्या करते हैं, फूड ग्रेन्स को डायरेक्ट खा लेते हैं। अर्थात शाकाहारियों को एनर्जी भी ज्यादा मिलता है मांसाहारियों से का उतना ही भोजन में, दोनों का अमाउंट अगर बराबर लिया जाए, 400 ग्राम जो है ना अगर मीट लिया जाए और 400 ग्राम अगर प्लांट का प्रोडक्ट लिया जाए, तो दोनों में सबसे ज्यादा एनर्जी आपको प्लांट प्रोडक्ट से मिलेगा। तो शाकाहारियों को एनर्जी ज्यादा मिलता है बराबर अमाउंट लेने पर, और खर्च भी कम होता है।
ठीक है, मिसयूज भी उसका कम होता है। तो खैर, हम आपको पोल्ट्री फार्मिंग का बात कर रहे थे, इसमें 2-3 चीज का हम बात करते हैं। पोल्ट्री में मुख्य रूप से हम चिकन का यूज करते हैं, ऐसे तो हम 6-7 इसमें जोड़ चुके हैं, लेकिन अभी जो है ना वर्तमान में चिकन इसमें जो है ना वो ज्यादा पाला जाता है, मुर्गी जिसको बोलते हैं आप। हाँ, दूसरा है टर्की। टर्की जो है ना उसको भी पाला जा रहा है। डक को पाला जा रहा है। और तो और अब जो है ना लोग ऑस्ट्रिच को पालना शुरू कर दिए हैं, ताकि उससे अंडे ईटीसी कर देते हैं। ऑस्ट्रिच को पालना शुरू किए हैं अभी नोएडा के हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे बड़े बड़े फार्म बनाए गए हैं, फार्म बनाए गए हैं, जिसमें उनको रखा जा रहा है ताकि उनके अंडे बड़े बड़े प्राप्त हो सके। आप लोग को हम 9th वाले को सेल पढ़ाए थे क्लास में, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको जो हो सकता है सेल नहीं पढ़े हो, तो यूट्यूब में हम जो है ना डाल रहे हैं उसको 11th वाले को पढ़ाकर। 11th वाला का क्लास जो है ना वो शुरू हो गया है, 12 बजे दोपहर में चलता है। तो अगर उसमें किसी बच्चे को जुड़ना हो, ये वो किसकी होती है, ऑस्ट्रिच का अंडा होता है। तो ऑस्ट्रिच का अंडा जो है ना उसको प्राप्त करने के लिए, भोजन के रूप में प्राप्त करने के लिए ऑस्ट्रिच का बड़ा बड़ा फार्म बनाया गया है हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर्स पे। ठीक है, उधर आपका किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर थे कहाँ, पोल्ट्री में। पोल्ट्री में मुख्यतः 3 जो है ना आपके पक्षियों को पाला जा रहा है। और इसकी जो है ना आपको अभी जान के आश्चर्य होगा कि भारत में सबसे ज्यादा आपका जो पोल्ट्री प्रोडक्ट है वो चिकन से आता है। चिकन जो है ना आपका, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो आपका अबाउट 90% ऑफ टोटल प्रोडक्ट जितना पोल्ट्री में प्रोडक्ट आता है उसके कुल प्रोडक्ट का करीब 90% जो है ना वो अकेले चिकन देता है। हाँ, और शायद आप जानते भी होंगे अभी भारत में आंध्र प्रदेश जो है ना सबसे ज्यादा मुर्गा का सप्लाई देने वाला है और अंडा का सप्लाई देता है, साथ ही साथ मछलियों का भी सप्लाई सबसे ज्यादा वहीं से होता है। तो चिकन जो है वो आपके टोटल जो पोल्ट्री प्रोडक्ट है उसमें 90% जो है ना वो देता है। अब आपके मन में आएगा कि ये आंध्रा में जो है ना कैसे उत्पादन इसका ज्यादा हो गया, क्या रीजन था। तो जिस तरह से आपको हम बताए थे कि जो भी कुरियन थे उन्होंने क्या किया था, गुजरात में जाकर एक जो है ना कोऑपरेटिव वे में एक जो है ना सिलवार से ढंग से सिस्टमेटिक वे में जो है ना एक शुरुआत की थी मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने की और उसको बाजार में पहुंचाने की। अमूल के रूप में अभी भी उसका ब्रांड वो चलता है उनका। तो वो जो है जो आपके थे बी कुरियन, जस्ट उसी तरह से मुर्गी पालन में भी बीवी राव का बहुत बड़ा नाम है। बीवी राव बहुत बड़ा इनका नाम है। ये आपका, इनको पद्मश्री भी मिला था, काफी इनको पुरस्कार भी मिला है। इन्होंने क्या किया, मुर्गी में उत्पादन बढ़ाने के लिए, मतलब अंडे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और मुर्गी के मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इन्होंने पोल्ट्री इंडस्ट्री को एक खड़ा किया सिस्टमेटिक वे में। और सिस्टमेटिक वे में जब इन्होंने काम शुरू किया तो उसको कहा गया सिल्वर रिवॉल्यूशन। पीछे हम लिखवा चुके थे कि सिल्वर रिवॉल्यूशन चलाया गया था अंडा प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, है ना, एक प्रोडक्शन के लिए ये चलाया गया था। क्या, सिल्वर रिवॉल्यूशन। और इनको हम लोग फादर ऑफ इंडियन पोल्ट्री इंडस्ट्री कहते हैं। इनको हम कहते हैं फादर ऑफ किसका, सिल्वर रिवॉल्यूशन। और सिल्वर रिवॉल्यूशन और किसका, पोल्ट्री इंडस्ट्री। इन दोनों का, इनको हम फादर कहते हैं। इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है ना प्रोडक्शन शुरू करवाया और बाजार में इसका प्रचार किया और इसका जो है ना उत्पादन के साथ साथ इसके क्या बोलते हैं, कंजम्पशन को बढ़ावा दिया। इन्हीं का नारा था, इनका जो संस्था था आपका, उसका नारा था क्या, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। हाँ,
एक नारा बार बार पहले टीवी पर आता था, लोगों ने इसका विरोध किया तो फिर ये आपको हटा दिया गया, ऐड के रूप में आता था। संडे हो या अंडे, सॉरी संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। ठीक है, रोज अंडा खाओ, इससे क्या होता है, प्रोटीन मिलता है, वसा मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। प्रचार होना शुरू हो गया टीवी पर, तो बच्चों में भी जो है ना अंडों को खाने का ललक बढ़ा और धीरे धीरे ये हम लोग जो है ना मांसाहार की तरफ तेजी से गुजरे। लेकिन हमसे अगर पूछो तो हम फिर बोलेंगे कि एनिमल प्रोडक्ट के तुलना में प्लांट प्रोडक्ट सबसे अच्छा जो है ना वो आपका न्यूट्रिएंट सप्लायर है, और सबसे चीप, सस्ता भी जो है ना ये आपका क्या है, वो आपका न्यूट्रिएंट सप्लायर है। अब आप इसको कैसे पालना है, वो जस्ट जैसे एनिमल को पालना था वैसे ही पालना है। इसके भी कई रोग हो सकते हैं, ठीक है, तो उस रोग को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर थोड़ा सा और जो है ना जो बुक में है वो तो आराम से कर लोगे आप, कुछ एक बात को और हम यहाँ पर डील करना चाह रहे हैं। आप देखे होंगे अंडे जो प्राप्त करते हैं हम लोग पक्षियों से, वो अंडे जो है ना अब कमजोर होने लगे हैं। हाँ, उस पर जैसे ही पक्षी बैठते हैं ना वो फूट जाता है, या इसे पकड़िएगा ना तो फूट जाता है जल्दी। कारण क्या हुआ है कि हम लोग जो इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग बढ़ाए हैं, इंसेक्टिसाइड्स के कारण जो है ना वो आपका उनका ये जो आपके पक्षियां हैं, बर्ड्स हैं, उनमें आपका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म प्रभावित हो रहा है। और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म प्रभावित होने से उनको क्या होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। जैसे ही कैल्शियम की कमी होती है उनके शरीर में, तो आपका क्या होता है, वो जो आपका बना होता है अंडा का कवच, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम उसमें कम आता है, और कैल्शियम के कम आने से वो आपका क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, हार्डनेस उसका कम हो जाता है, तो जल्दी फूट जाता है। ढेर सारी पक्षियां जो है ना विलुप्त होने के कगार पर आ चुकी हैं हमारे इंसेक्टिसाइड्स के छिड़काव के कारण, कहाँ, फसलों पर, या पेस्टिसाइड्स के छिड़काव के कारण, पेस्ट कंट्रोल के रूप में, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो जो केमिकल फर्टिलाइजर जो डाल रहे खेतों में उसके कारण कई जो है ना प्रजातियां आपका समाप्त होने के कगार पर आ गई हैं। तो हमको करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए कि वर्तमान परिस्थिति में हम फिर से अपने नेचुरल खेती की तरफ घूमे, मतलब कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ घूम जाए, और क्या करें, अपने कई प्रजातियों को बचाएं जानवरों का, और अपने को भी बचाएं। सबसे पहले तो अपने को बचाएं, ठीक है। आज स्थिति क्या हो गया है कि इम्यून सिस्टम का बड़ी बार बार हो रहा है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जा रहा है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जा रहा है, हार्ट अटैक हो जा रहा है, ब्रेन हेमरेज हो जा रहा है। किससे, वायरस से। कारण क्या है भैया, हम इतना ज्यादा तेल खाते हैं, हम इतना ज्यादा जो है ना एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं कि हमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है बॉडी में। और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से थोड़ा सा भी स्ट्रेस जब आ रहा है तो हमारा बॉडी उसको झेल नहीं पा रहा है, और हम जो है ना हार्ट अटैक से मारे जा रहे हैं, या ब्रेन हिमोरेज हो जा रहा है। तो हमें कोशिश क्या करनी है कि हम कम से कम एनिमल प्रोडक्ट को लें, ज्यादा से ज्यादा प्लांट प्रोडक्ट को का यूज करें अपने भोजन में, ठीक है। खैर, हम आगे आ रहे थे। इसी तरह से प्रजातियां कुछ हैं, जैसे हम पीछे पढ़े थे, मुर्गी का प्रजातियां होगी, हाँ, जो कुछ अंडा देने वाली प्रजातियां हैं, कुछ जो है ना केवल मीट के लिए पाली जाती है, उनका मीट काफी अच्छा होता है। तो इसमें भी आपका कुछ विदेशी है प्रजातियां, कुछ आपका देश की प्रजातियां हैं। अगर देश का बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, वर्षा है एक, है ना, एक जो आप देखे होंगे एसेल। एसेल एक जो है ना आपके भारत का बहुत बहुत लोकप्रिय प्रजातियां हैं। ये आपको जंगलों में ज्यादा मिलती, माने जंगली इलाकों में ज्यादा मिलती है। देखिएगा, इनका जो है ना लंबाई ज्यादा होता है, पूंछ जो है ना बड़ा बड़ा होता है, पूंछ ऐसे जो है ना वो आपका ऐसे घुमावदार रूप में होता है, बड़ा बड़ा होता है एसेल का। और थोड़ा ये जो है ना काफी अटैकिंग मानी जाती है, ये क्या करती है, एग्रेसिव मानी जाती है, सॉरी अटैकिंग नहीं, अग्रेसिव मानी जाती है, कौन, ऐसे। इसी तरह से आपके यहाँ ब्रह्मा भी है, जो आपका जो है ना उसका साइज ज्यादा हो जाता है और लंबाई ज्यादा नहीं होता है ना, मतलब उसका वेट ज्यादा हो जाता है छोटा अति में, सतह में। उसी तरह से वर्षा है, वर्षा जो है ना नॉर्मल वेराइटी है जो हमारे यहाँ की जाती है। बाहर से भी हम लोगों ने काफी ज्यादा जो है ना वेराइटियों को मंगाया है, जैसे व्हाइट व्हाइट आपका लेग हॉर्न है, व्हाइट लेग हॉर्न, तो जो है ना आपका कैसा होता है, उजला होती है, वो जो उसकी जो प्रजाति होती है मुर्गी का, वो उजला होता है। उसी तरह से आपका पॉलीमॉथ रॉक है, वो भी आपका जो है ना व्हाइट होता है, और थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना वो आपका वो अथी होता है उसका, क्या बोलते हैं, कलगी। और इसी तरह से हम लोग कई जो है ना प्रजातियों को विदेशों से मंगवाए हैं, जिसमें आपका दो प्रमुख याद रखिएगा, एक व्हाइट लेग हॉर्न है, और दूसरा आपको बोल रहे थे पॉलीमॉथ रॉक है। हाँ, अंडा देने के लिए काफी अच्छा माना जाता है ये।
भारत के लिए प्रजातियों में क्या बताए थे, भारत में मुर्गी का जो प्रजाति है उसमें वर्षा प्रमुख है, ब्रह्मा है जो अंडा देने के लिए काफी माना जाता है कि बहुत बढ़िया किस्म है। फिर आपका जो है ना एसएल है जिसका मीट भी काफी अच्छी किस्म का होता है। अब कह रहा है कि इसका वेराइटी को कैसे सुधारना है। देखो, मुर्गी पालन को काफी जो है ना, मुर्गी पालन में काफी सुधार आया है। अब कई उसकी प्रजातियां बन गई हैं। कई प्रजातियां तो ऐसी हैं कि आपका साल भर में 200 तक अंडा देती हैं। 200 अंडा देती हैं साल भर में। आप औसत निकाल लो कितना हो जाएगा। HH260 नाम से बनाई गई है वेराइटी, या फिर आपका जो है ना क्रॉस वेराइटी बनाई गई है मिलाकर, जो साल भर में 200 अंडा दे देती है। सोच लीजिए, तो औसत अगर निकाल लें तो 12 से भाग दे दीजिए 200 में, तो औसत जो है ना एक महीना में कितना अंडा देगी आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसी प्रजातियों को माना यह जा रहा है कि हम लोग घरों में जो है ना जो हमारी माताएं बहनें हैं या महिलाएं हैं जो आपका बाहर में नहीं आई हैं, जैसे मतलब बाहर में बिजनेस में नहीं जुड़ी हुई हैं या फिर जो है नौकरी से नहीं जुड़ी हुई हैं, अगर वो मुर्गी पालन करें, 10-12 मुर्गियों को घर में अपने एक पिंजरे में रखें उनको, और घर का जो अनाज होता है जो हम लोग जूठा से निकलता है, या फिर जो है ना वो खाना बनाने के दौरान जो हम फूड ग्रेन्स को कुछ छांट देते हैं उसको दिया जाए उनके उन सबको 10 मुर्गा मुर्गी को, तो क्या होगा, वो काफी अच्छा इनकम उनको हो सकता है। वर्तमान में भी जितना हमको अंडा चाहिए वो अंडा प्राप्त नहीं हो पा रहा है, इसलिए अंडों का रेट जो है ना काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और धीरे धीरे जो है ना मांग और डिमांड जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, डिमांड और सप्लाई में जो है ना अंतर बढ़ता जा रहा है। तो हम लोगों को क्या चाहिए कि जो वैसी माताएं जो आपका गांव घरों में रहती हैं, अगर समय निकालकर अगर वो चाहे तो साइड इनकम के लिए मुर्गी पालन को रख सकती हैं। लेकिन मुर्गी को जो है ना वो कुची में रखना है भाई, तो केज में रखना है ताकि घर में खुला हुआ वो ना घूमे। ठीक है, अब हम आते हैं किसका डिजीज के से बचने के लिए इसमें क्या हो जाएगा भाई, टीका वगैरह देना पड़ेगा, एंटीबायोटिक दिया जाता है उसको, है ना, बड़े बढ़िया किस्म का भोजन देंगे, सब कुछ आपका ऊपर से वैसे ही है जैसा कि हम बताए थे। अब आते हैं हम फिश प्रोडक्शन का बात करते हैं। फिश प्रोडक्शन, तो फिश प्रोडक्शन का अगर हम बात करें तो ये आता है ब्लू रिवॉल्यूशन में, इसको हम कहते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन। भारत जो था या है वो चारों तरफ से तो नहीं बोलेंगे, 3 तरफ से, है ना, साउथ से, ईस्ट से और आपके वेस्ट से, समान रूप से वो आपका सी से जो है ना वो आपका क्या है घिरा हुआ है। ठीक है, तीनों तरफ से। तो हमारे यहाँ पानी की कमी नहीं है। जब पानी की कमी नहीं है तो जो आपका पानी है उसके जो उत्पाद है उसको प्राप्त किया जाए। अभी हमारे देश के कुछ एक इलाके हैं जो बार बार बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जैसे आसाम के क्षेत्र है। हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना काफी बड़ी नदी है, और उसके अगल बगल के जो क्षेत्र है ना वो बाढ़ से काफी प्रभावित होते हैं, पानी से जो है ना उनका फसल काफी खराब होता है। तो लोगों का ये कहना है, फिर बिहार का क्षेत्र है, हमारे पड़ोसी राज्य है बिहार, वहां का भी यही स्थिति है, वहां भी जो है ना वो काफी ज्यादा बाढ़ आता है उत्तरी बिहार में। तो सरकार का जो है ना या सोच है या लोगों का सोच है कि अगर वहां पर फिशरी को बढ़ावा दिया जाए, है ना, फिश प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाए, या इसको हम फिशरी कह सकते हैं, इसको अगर बढ़ावा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो जो आपके जो उनके लिए अभिशाप बना हुआ है बाढ़, अधिक मात्रा में पानी आना उनके लिए अभिशाप बना हुआ है, वो उनके लिए क्या हो सकता है, वरदान बन सकता है। क्योंकि अभी भारत में भी जितना डिमांड है मछलियों का, विदेशों में भी जितना डिमांड है उतना मछली उत्पादन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि खाने वालों की संख्या बढ़ी है। तो फिर फिश प्रोडक्शन से 2-3 फायदा होने वाला है। पहला तो हमको जो है ना बढ़िया किस्म के क्या हो जाएगा, भोजन प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि फिश जो है ना वो मीट के तुलना में ज्यादा जल्दी पच जाता है, प्लस उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा होता है। और दूसरा चीज क्या होता है कि फिश जब पाला जाता है किसी पानी के स्रोत में, तो उसका वाटर का यूज कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि उसका यूज नहीं होता है। अब पटाने में, पटवन में कर सकते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। और वैसी नदियां या वैसे आपके एक्वेटिक बॉडी जिसमें आपका क्या है, मछलियों को पाला जा रहा है या एक्वेटिक एनिमल्स को पाला जा रहा है, उसका पानी जो है ना इरिगेशन के लिए, मतलब आपके खेतों में पटवन के लिए काफी अच्छा क्वालिटी का होता है।
खाद कम से कम डालना पड़ेगा और फसल का उत्पादन बढ़ जाएगा। तो मछली पालन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है भारत में। किसके तुलना में? अंडा पालन के तुलना में, मुर्गी पालन के तुलना में, पक्षियों को पालने के तुलना में हमको अभी मछली पालन पे ज्यादा ध्यान देना है या देना चाहिए। क्योंकि सी भी बगल में काफी है और नदियां हमारे यहाँ काफी है, हाँ, एक्वेटिक स्रोत काफी ज्यादा है, तो आराम से हम क्या कर सकते हैं, अपने उत्पादन को आराम से बढ़ा सकते हैं। अब फिश प्रोडक्शन में इंडिया जो है अभी रियली में कहा जाए तो बहुत ज्यादा काम यहाँ भारत में नहीं हुआ है। और इसलिए भी नहीं हुआ है कि हमारा जो है ना ध्यान उधर की तरफ रहा नहीं। ये जो है ना अभी भी हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल तरीकों से ही मछली पालन कर रहे हैं और मछलियों को पकड़ रहे हैं, उनको हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। कि अभी भी हमारे पास अच्छे किस्म के जो है ना नौकाएं नहीं है जिससे हम समुद्रों में बढ़िया जो है ना दूर तक जा सके और ज्यादा मछलियों को पकड़ सके। अभी भी हमारे यहाँ जो है ना ऐसी व्यवस्था नहीं बनी है कि गांव में जितना मछलियों का डिमांड है उसको पूरा कर सके किसी गांव से। लेकिन इधर कुछ साल से सरकार जो है ना काफी इस पे काम करना शुरू की है और वो क्या की है कि लोगों को जो है ना अनुदान देकर प्रत्येक गांव में तालाब निर्माण के लिए बढ़ावा दे रही है। तालाब को बढ़ावा दे, तालाब आर्टिफिशियल तालाब को बनवाना शुरू किया है, आर्टिफिशियल पॉन्ड्स को बनाना शुरू किया है, जिसमें मछलियों को आर्टिफिशियल तरीके से लगाया जाता है, पाला जाता है और हम प्राप्त करते हैं। लेकिन एक समस्या इससे उत्पन्न हो रही है। आर्टिफिशियल तरीके से जब हम पालन करते हैं मछलियों का, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो है ना वो जो ग्राउंड वाटर है ना वो आपका कम होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको इस व्यवस्था पर ध्यान देना पड़ेगा कि किस प्रकार से मछलियों का उत्पादन भी बढ़े और ग्राउंड वाटर जो है उसका मिसयूज ना हो। क्योंकि लगातार हम मशीन से क्या करते हैं, पानी को खींचते हैं नीचे से और उसको क्या करते हैं, कृत्रिम पाउंड या आर्टिफिशियल जो पॉन्ड्स हैं उसमें डालते हैं मछली पालन के लिए। ठीक है, किसी बच्चे का, हाँ, क्या वाटर या फ्रेश वाटर फिश है ना, जो फ्रेश वाटर में रहती है उसको इनलैंड भी बोलते हैं। और दूसरा है मैरीन फिश, जो आपका समुद्री पानी में पाया जाता है या नमकीन वाटर में पाया जाता है। ये जो आपका जो मछली पालन है उसमें अच्छे किस्म की जो मछलियां हैं वो सामान्यतः मानी जाती है कि फ्रेश वाटर वाली होती है, जिससे क्या होता है डिजीज होने का चांस, मतलब जिससे जो है ना हम लोगों को जो मछली का साइड इफेक्ट होता है वो होने का चांस कम होता है। वर्तमान में आपको अगर हम मैरीन फिश का बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा जो है ना फिश का उत्पादन मैरीन से ही होता है। और इसमें 2-3 मैरीन जो है ना काफी फेमस है। एक हिल्सा, हिल्सा मछली जो है ना वो आपका समुद्री मछली है, काफी अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है। नेक्स्ट है टूना, टूना फिश भी जो है ना वो आपका समुद्री मछली है और वो भी ठीक ठाक मछली मानी जाती है। फिर सार्डिन, सार्डिन और हिल्सा को काफी अच्छा प्रजाति माना जाता है, किसमें, सी में पाया जाने वाला मछली में। इनलेट फिश जिसको बोल रहे थे, मतलब कि फ्रेश वाटर में जो पाई जाने वाली मछलियां थी, फिर से हम बोल दे रहे हैं, वैसी मछली जो फ्रेश वाटर में रहेगी उसको इनलैंड फिश बोलेंगे और जो मैरीन में वाटर में रहेगा उसको मैरीन फिश बोलेंगे। इनलैंड फिश में आपका कटला है, रोहू है ना, सिल्वर कार्प है, ये सब आपका क्या है, कॉमन फिश है जो इनलैंड में पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, कंपोजिट फिश कल्चर क्या है? जब एक ही तालाब में या एक ही एक्वेटिक बॉडी में अलग अलग प्रजाति की मछलियों को पाला जाए। समान रूप से मछलियां 3 प्रकार की होती हैं। कुछ मछलियां जो होती हैं वो मिट्टी और पानी के सतह पर, मतलब कि जहां पर मिट्टी के साथ पानी मिलता है वहां पर पाई जाती हैं, उनको बोलते हैं कॉर्न फीडर, बॉटम फीडर, है ना। वैसी मछलियां जो पाई जाती है कहां पर, सामान्यतः पानी के तल पर नीचे पाई जाती हैं, जहां मिट्टी के साथ पानी जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं बॉटम फीडर, बॉटम फीडर। वैसी मछलियां जो आपका जो है ना पानी के सतह पर पाई जाती हैं उनको बोलते हैं सरफेस फीडर। लेकिन वैसी मछलियां जो पाई जाती है बीच पानी में, न नीचे न ऊपर, उसको बोलते हैं कॉलम फीडर। इन तीनों प्रजाति के मछलियों को अगर एक साथ एक ही वाटर एक्वेटिक बॉडी में या वाटर बॉडी में पाला जाता है
तो इसको कहते हैं क्या हम, कंपोजिट फिश कल्चरिंग। कंपोजिट फिश कल्चरिंग क्या है, बॉटम फीडर मतलब जो नीचे पानी के नीचे तल पर रहता है, वैसी मछली को किसके साथ पालना है, कॉलम फिश के साथ मतलब जो पानी में बीच में पाया जाता है वैसे मछली के साथ, और उस मछली के साथ जो पानी के सतह पर पाया जाता है। अगर तीनों को एक साथ पाला जाए तो इसको कहते हैं हम क्या, कंपोजिट फिश कल्चरिंग। इसमें सामान्यतः हम जो लगाते हैं उसमें कतला हो जाता है, कहाँ पानी पाया जाता है, वो सरफेस पर, ऊपरी सरफेस पर तैरता रहता है, कतला है, सिल्वर कार्प है। हाँ, कॉलम फीडर में रोहू, रोहू जो है ना पानी में न तो ऊपर ज्यादा रहना पसंद करता है न नीचे तल पर, वो बीच पानी में रहना ज्यादा पसंद करता है रोहू। ठीक है, इसलिए रोहू अगर आप लगाते हैं तो पानी आपको काम भर भरना पड़ेगा। तो रोहू जो है ना बीच पानी में रहना पसंद करता है, ना ऊपर ना नीचे। तो रोहू को लगा देना है किसके साथ, कतला के साथ या सिल्वर कार्प के साथ। और एक और बॉटम फीडर कोई ले लीजिए, जैसे कॉमन कार्प है या कुछ है मिरिजल है, मिरिजल एक होता है, या फिर हम लोग जो है ना गांव में क्या बोलते हैं टेंगरा वगैरह भी आता है उसमें, या एक और है गरई, उसको लगा दीजिए एक साथ। तो अलग अलग जो है ना वेराइटी का, जो पानी में क्या हो, अलग अलग सतह पर हो। थोड़ा सा हम इसको फिगर से ऐसे दिखा सकते हैं। देखो कंपोजिट फिश कल्चरिंग में क्या होता है, जो सरफेस पर रहेगा वो सरफेस फीडर हो गया, सरफेस फीडर, फीडर। ठीक है, जो बीच पानी में रहेगा उसको कहेंगे कॉलम फीडर, फीडर। जो नीचे तल पर रहेगा इसको बोलते हैं बॉटम फीडर। और सबका नाम बता चुके हैं। इन तीनों को एक साथ लगाना ये क्या कहलाता है, कंपोजिट कल्चरिंग, फिश कल्चरिंग कहलाता है, कल्चरिंग कहलाता है, फिश कल्चरिंग। इधर इधर बढ़ा दो बाबू थोड़ा सा। कल्चरिंग क्या है वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तीनों फिश को एक साथ लगाना, ये इस पर रहने वाला, बीच में रहने वाला पानी के, ठीक है, और कहाँ रहने वाला, बॉटम में रहने वाला। तीनों तरह के फिश को एक साथ अगर हम लगा के करते हैं तो ऐसे फिश कल्चरिंग को क्या कहते हैं, कंपोजिट फिश कल्चरिंग कहते हैं। अब हम थोड़ा सा आपसे बात करना चाहेंगे किस पर, एपी कल्चर पर या हनी बी पर। लेकिन चूंकि समय काफी ज्यादा हो चुका है और हमें लगता है थोड़ा समस्या आप लोग को होगा, तो अगला दिन जो है ना हनी बी पर बात करते हैं और एक कहानी के साथ इसको समाप्त कर लेंगे। नेक्स्ट डे समस्या होगा, अगला दिन करके इसको समाप्त कर लेंगे, ठीक है। और वो अच्छा क्लास रहेगा, हमको जो समझ में आ रहा है। लेकिन आपको भी जो समस्या है उस समस्या को आप आराम से